हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहले हमने पढ़ी थी प्लानिंग यूनिट, और ऑर्गेनाइजिंग यूनिट को करने से पहले आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको प्लानिंग अच्छे से नहीं आएगी तब तक ऑर्गेनाइजिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं प्लानिंग की, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट करिए। अब आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्यों की जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए हमने पिछले चैप्टर में क्या किया था, प्लान्स बनाए थे। जब हमने प्लान्स बनाए थे उसके बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है मैनेजमेंट का, वो ऑर्गेनाइजिंग आता है हमारा। हमने फर्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट भी पढ़ा था, और मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आज हम इसका ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सीक्वेंस में चलते हैं इसके फंक्शंस, ये नहीं कि प्लानिंग के बाद सीधा आप डायरेक्टिंग कर लो। तो जब भी हम प्लान बनाते हैं तो उसके बाद मैनेजर का दूसरा फंक्शन क्या स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइज करना। यानी कि इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे। उसके बाद आफ्टर सिलेक्टिंग गोल, देखिए प्लानिंग में हमने क्या किया था, अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, और हमारे ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करती है। तो जब टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, जो भी गोल सेट करे हैं, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं। तो यानी कि आफ्टर सिलेक्टिंग गोल्स, गोल्स को सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली। यानी कि जो भी हमने गोल सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसी के अकॉर्डिंग सेट करना। अब आती है इसकी मीनिंग की बात। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, रेफर्स टू अरेंजिंग ऑल द थिंग्स एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या कह रहा है, अरेंज करना, किसको, उन सारी चीजों को, किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। यानी कि बिजनेस का जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो भी कोई भी स्पेसिफिक है या जनरल है, जो भी ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को में सारी चीजों को अरेंज करना। यानी कि इट मीन्स ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। यानी कि जो भी आपने प्लान बनाया था उस प्लान को ट्रांसलेट करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। इसे हम ये भी कह सकते हैं, इट इज एन एक्टिविटी विच डिसाइड द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क को सेट करते हैं, स्ट्रक्चर को सेट करते हैं, किसके, ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर आता है हमारा यहाँ पे। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होगा, कितने लोग होंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब कुछ। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्या है। नीचे एक डायग्राम बनाया है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। जैसे सपोज करिए हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस है, सेल्स है और मार्केटिंग है। इन सबका एक एक ये हेड है। इन चारों हेड के अंडर क्या है, एक एक सुपरवाइजर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सुपरवाइजर के अंडर भी क्या, कौन लोग हैं, वर्कर काम कर रहे हैं। परचेज के अंडर ये 3 वर्कर हैं, फिर फाइनेंस का जो हेड है उसके अंडर 3 वर्कर हैं, फिर 3 वर्कर हैं, फिर 3 वर्कर हैं। यानी कि इस पूरे को क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में तो सिर्फ हम प्लान करते हैं कि हमें क्या काम करना है, जो भी हमने काम करना है उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड कर लेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने वर्कर्स होंगे, कौन क्या क्या काम करेगा, किसके अंडर कौन कौन होगा। तो ये सारा फ्रेमवर्क हम डिसाइड करते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। इसके बाद हम एक डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग किसके बिना अधूरी है, ह्यूमन एफर्ट्स। क्योंकि हम प्लान तो क्या है, हमने प्लान बना लिया, लेकिन उस प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट किसकी हेल्प से होता है, ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से। और ह्यूमन एफर्ट्स कौन, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारे वर्कर्स हैं। तो ह्यूमन एफर्ट्स असेंबलिंग रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कोऑर्डिनेशन किस में बनाता है, हमारे ह्यूमन एफर्ट्स के साथ। असेंबलिंग रिसोर्सेज, असेंबलिंग रिसोर्सेज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, एंड इंटीग्रेट बोथ,
इन दोनों को इकट्ठे ज्वाइन करके क्या करते हैं, हमारा जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया था, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इन दोनों की हेल्प से हम उसको पूरा करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, यानी कि सबके रोल हम डिसाइड करते हैं कि कितने लोग होंगे, किसका किसके साथ क्या रिलेशन होगा, कौन क्या काम करेगा इसको। उसके बाद हमारा आता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जिस तरह से हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था, उसी तरह ऑर्गेनाइजिंग का भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, और उस ऑर्गेनाइजिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही काम करती है, वेदर इट इज लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में, सबसे ऊपर पहले हम ये लाइन लिखेंगे, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सीधा हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, इसके नीचे पहले हम वो लाइन लिखेंगे अगर हमें फुल मार्क्स लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, वो ये पता करता है कि एक्चुअल में उसे काम क्या करना है, यानी कि वर्क टू परफॉर्म, उसे काम क्या करना है। और उसे काम क्या करना है ये उसे कैसे पता चलता है, प्लानिंग में जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, काम, यानी कि तो क्या काम करना है उसे गोल को अचीव करने के लिए। जब हमें काम पता चल गया तो हमने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने आप को बहुत अच्छा डिसिप्लिन अकॉर्डिंग काम करने के लिए क्या करती है, अपने काम को डिवाइड करती है, यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि सबसे पहले क्या किया, काम को आइडेंटिफाई किया कि काम क्या करना है, काम को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसके अकॉर्डिंग, और फिर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब काम को डिवाइड कर दिया, अब जैसे एग्जांपल क्या है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसे अपने बिजनेस के शेयर को 25% इंक्रीज करना है। देखो ऑब्जेक्टिव आ गया, हमने पिछले उसमें प्लानिंग में डिसाइड वो पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, तो 25% हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बनाया, उसके अकॉर्डिंग क्या है 3 डिपार्टमेंट्स बनाए, उसके अकॉर्डिंग उसने वर्कर, यानी कि उसने क्या किया, एक्सपैंड करने के अकॉर्डिंग अपना फ्रेमवर्क सेट कर दिया कि इतने इतने लोग होंगे, ये काम करेंगे, इसके अंडर ये होगा। अब आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क होने से फायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब हमने काम को प्रॉपर सबके सब में बांट दिया तो सब अपना अपना काम करेंगे, तो कोई भी काम दोबारा नहीं होगा। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अब एक पर्सन एक ही काम को रिपीटेडली कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उस फील्ड में क्या हो गया, एक्सपर्ट। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफर्ट। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब एक पर्सन उस काम में स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिस्ट हो गया, एक्सपर्ट हो गया, तो वो काम को अच्छे से करेगा, यानी कि रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट नहीं होंगे, और एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। तो इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं बैंक्स का। अब बैंक में भी क्या होता है कि जितना भी काम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज में बांट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनका स्पेशलाइजेशन होता है, और हर वर्कर को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो भी उस बैंक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वहां पे उसको अपनी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम मिल जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड प्रोसेस के स्टेप पे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंटेशन भी बोलते हैं, और इसको अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो ग्रुपिंग ऑफ वर्क। यानी कि जब हमने काम को आइडेंटिफाई करा, उसको डिवाइड करा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। यानी कि ग्रुपिंग का मतलब क्या है, एक जैसा काम एक ग्रुप में डाल देते हैं। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 4 डिपार्टमेंट बनाए, एक परचेज, एक सेल, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग। अब सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो परचेज का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, हमने उसको परचेज डिपार्टमेंट में डाल दिया, जो सेल्स का अच्छा कर सकता है उसको सेल्स में, जो फाइनेंस का है फाइनेंस में, मार्केटिंग का है मार्केटिंग। यानी कि सेम तरह का काम एक डिपार्टमेंट को दे दिया, यानी कि जिसने सामान खरीदना है वो सारा परचेज में चला जाएगा, जो बेचने का काम है उसको सेल्स में, यानी कि हर काम की ग्रुपिंग कर दी, ग्रुप्स बना दिए कि ऑर्गेनाइजेशन में किसने क्या क्या काम करना है। अब यानी कि सिमिलर जॉब अंडर वन डिपार्टमेंट, एक जैसा काम एक डिपार्टमेंट के अंडर होगा। यानी कि ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, मे डन ऑन द बेसिस ऑफ, अब ग्रुपिंग कैसे करते हैं हम, ये
फंक्शन के बेस पे कि क्या क्या काम होने हैं, ग्रुपिंग हम प्रोडक्ट के बेस पे भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग हम कस्टमर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और ग्रुपिंग हम जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे सेल और एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज है, उनको हम क्या करेंगे, मार्केटिंग में डाल देंगे। यानी कि सेल वाला और जिसने एडवर्टाइजमेंट करना है, ये दोनों मार्केटिंग के अंडर आते हैं, तो इसको हमने यहाँ कर दिया। तो यानी कि ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सिमिलर जॉब्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है, जब हमने सारी एक्टिविटीज को ग्रुपिंग कर दी एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो अब सबसे जरूरी क्या है ये बताना डिफरेंट एम्प्लॉयज को, जब हमने काम बांटा, कि उसे किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि उसकी ड्यूटी क्या है। जब उसको काम दिया गया तो वो किसको काम बताएगा, यानी कि उसको क्या क्या चार्ज मिलेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमने सबऑर्डिनेट बना दिए। अब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट 2 लोग होते हैं। अब एसयू यानी कि हमारा जो सुपरवाइजर कह सकते हैं, या सुपीरियर भी हम इसको कह सकते हैं, ये 3 सुपीरियर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और इनके अंडर ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ड्यूटी असाइन कर दी इन सारे सबऑर्डिनेट को। किसके बेसिस पे, उनकी नॉलेज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उनकी क्वालिफिकेशन। यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने काम को बांटा था, एलोकेट किया था डिफरेंट एम्प्लॉयज को, उसको एक चार्ज प्रोवाइड कर दिया कि इस इंडिविजुअल के अंडर उसको काम करना है। काम तो बांट दिया था, लेकिन उसके बाद हमें उसे बता दिया कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इस इंडिविजुअल के अंडर उसको काम करना है। और ये काम किसके बेसिस पे, नॉलेज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है लास्ट प्रोसेस का पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब हमने ड्यूटीज असाइन कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम डिफाइन करते हैं कि रिपोर्टिंग रिलेशन क्या होगा। यानी कि किसने किस पर्सन को रिपोर्ट करना है। यानी कि हर वर्कर को ये पता होना चाहिए कि उसे कौन ऑर्डर देगा और उसे किसके लिए, वो किसके लिए अकाउंटेबल है। यानी कि जिसने उसको काम दिया उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, अकाउंटेबल है। तो यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशन में वर्कर को ये पता होना चाहिए कि उसने किससे ऑर्डर लिया और वो किसके लिए अकाउंटेबल है। यानी कि इसमें एक क्या क्लियर करना, टू क्रिएट सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यानी कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करना कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका सबऑर्डिनेट। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एक और भी बात, establishment of clear relationship which help to create a hierarchical structure। hierarchical structure का मतलब क्या है कि एक चेन बन जानी कि ये इसके अंडर काम कर रहा है, ये इसके अंडर काम करना है, इसने इसको रिपोर्ट करना है, इसने इसको रिपोर्ट करना है। तो सबका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या होगा, क्लियर होगा। और इससे फायदा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा सारे डिपार्टमेंट्स में। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट किसके, प्रोसेस के। यानी कि सबसे पहले काम क्या करना है, आइडेंटिफाई करना और काम को डिवाइड करना। सेकंड, फिर उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स बनाना, यानी कि उस काम को ग्रुपिंग कर देना। थर्ड, हमने ड्यूटीज को असाइन करा। जब ड्यूटीज को असाइन कर दिया तो उसके बाद हमने क्या किया, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किसने किसको रिपोर्ट करना है। अब आता है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, जब भी हम इंपॉर्टेंस लिखते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, या वैल्यू बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप ये इंपॉर्टेंस लिख रहे हो तो इसका क्या कारण है। यानी कि ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों आई और ये इंपॉर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजिंग की, तो हमें वो रीजन लिखना मेंशन है। अगर सिंपल हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला क्या है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब वो कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट कैसे होता है। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हम काम को बांटते हैं। जब भी हम किसी काम को हमने बांट दिया, काम को बांटने से क्या होगा, वो पर्सन उस काम को रिपीटेडली करेगा, जिससे वो उस फील्ड में क्या हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। यानी कि किस वजह से ऑर्गेनाइजिंग मदद कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से। डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से उसको बेनिफिट किसका मिलता है, स्पेशलाइजेशन का, जिससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड उसका कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और डिवीजन ऑफ वर्क कैसे हुआ, वही रिपीटेड काम की वजह से। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है
क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि किस तरह से क्लियर होता है वर्किंग रिलेशनशिप। वर्क जब हम काम कर रहे हैं तो उसका रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है। अभी हमने प्रोसेस का लास्ट पॉइंट पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम रिपोर्टिंग रिलेशन को क्लियर करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये क्लैरिफाई करता है कि किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस इंडिविजुअल की डिफरेंट डिपार्टमेंट में। यानी कि इससे क्या है, रिमूव हो जाती है क्या, एम्बिग्यूटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, सबको पता होता है किसने किसको काम देना है, किसने किसको काम रिपोर्ट करना है। तो यानी कि ये वर्किंग रिलेशनशिप किस कारण से है, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन की वजह से। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होता है, अब वही सेम चीज, ये भी हमारा फर्स्ट पॉइंट में आया था, जब हम काम को बांटते हैं। काम को बांटेंगे तो वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, काम में एक्सपर्ट होगा तो वो वेस्टेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि किस काम को करने में कितने रिसोर्सेज यूज होने हैं। तो यानी कि जब हमने काम को डिवाइड कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, तो क्या है, कोई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, वर्क को असाइन किया जाता है एबिलिटी के बेस पे, प्रॉपर असाइनमेंट दी जाती है जॉब्स की, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, इसीलिए रिसोर्सेज का यूज क्या होता है, बेस्ट होता है। और कोई भी डुप्लीकेशन अवॉइड की जाती है, कंफ्यूजन नहीं होती है, रिसोर्सेज और एफर्ट्स क्या होते हैं, वेस्ट नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें हमने क्या करना है, इस पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या है, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और वेदर इट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के साथ बदलना पड़ता है। और वो चेंज, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमें पता है क्या होता है, डायनेमिक होता है, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस के लिए होती हैं। तो लेकिन वो अडेप्टेशन ऑफ चेंज कैसे होगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहले पूरा फ्रेमवर्क तैयार करा हुआ होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था कि टॉप लेवल है, उसने अंदर डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, फिर सुपीरियर, फिर सबऑर्डिनेट। जब उसने पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है, उसे पता है कि मेरा फ्रेमवर्क ये है, मुझे इस तरीके से काम करना है, तो जहां पर भी चेंज आएगा उसे पता है वो उस डिपार्टमेंट में चेंज कर देगा। यानी कि ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, जब उसने पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। तो यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एंटरप्राइज की मदद करती है एडजस्ट करने में खुद को, जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। यानी कि हेल्प टू एडजस्ट इटसेल्फ एज पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से, ऑर्गेनाइजिंग जब हम करते हैं तो उसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, और जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में स्टेबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि अगर हमने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, क्लियर डिस्क्रिप्शन देती है किसका, जॉब्स का। क्लियर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वो क्लैरिफाई करती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। यानी कि वो क्लियर करती है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसकी अथॉरिटी क्या है, यानी कि रिपोर्टिंग रिलेशन क्लियर करती है, जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, काम प्रॉपर तरीके से चलता है। जब काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या रहेगी, अफेक्टिव रहेगी। तो यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करती है, वर्किंग रिलेशन क्लियर करती है, तो उसकी हेल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि मैनेजरियल पर्सोनल होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, यानी कि उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है। और वो किसकी हेल्प से होता है, डेलीगेशन की हेल्प से। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये हेड है, यानी कि हम इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं, वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट जो भी हैं उनसे बात करता है। अब टॉप मैनेजमेंट ने जो भी इनके साथ बात करी है, तो यानी कि वो इनके साथ क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है। यानी कि इसके पास जितना एक्सपीरियंस था, इसने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया। अब ये सबऑर्डिनेट क्या है, इसके अंडर कौन काम कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब इसने इससे जो नॉलेज ली, वो नॉलेज क्या करेगा, आगे शेयर करेगा। यानी कि
डेवलपमेंट कैसे हो रही है पर्सोनल की, एम्प्लॉयज की, जब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को काम बांटा जा रहा है, उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। यानी कि डेलीगेशन की हेल्प से क्या होता है, मीन्स शिफ्ट अवर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन भी हमने पढ़ा। डेलीगेशन का मतलब क्या है, अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना किसमें, सबऑर्डिनेट में, और उनको मोटिवेट करना कि वो और ज्यादा चैलेंजिंग काम कर सके। यानी कि डेलीगेशन मैनेजर की हेल्प करता है वर्कलोड को रिड्यूस करने में। और इसमें क्या होता है कि जो भी डेलीगेट करता है काम, मैनेजर अपना काम डेलीगेट करते हैं, इससे क्या, किसको डेलीगेट करते हैं, वो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करते हैं। सबऑर्डिनेट आगे, यानी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो वो सीखते जा रहे हैं, तो इससे उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। अब इसका आता है हमारा लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली डिजाइन की गई है, प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से बिजनेस एंटरप्राइज में टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट लाइन। यानी कि अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर तरीके से करी है तो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं और ग्रोथ भी कर सकते हैं। यानी कि सपोज हमने पहले शर्ट्स बनाते थे और अब हम जीन्स बनाना चाह रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग जब हमने प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया है तो हम शर्ट्स अलग डिजाइन कर सकते हैं और जीन्स का अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, या शर्ट और जीन्स हम एक डिपार्टमेंट में बना के उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। तो यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से हम ग्रोथ भी हेल्प कर सकते हैं और एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए।